हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मेटल ऑक्साइड यानी धातुओं के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? इसके अलावा क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शनें यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज यानी अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? इसके साथ साथ क्या आप कोरोजन यानी संक्षारण, एंटाएसिड यानी परती अमल, इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल है कि जब फायरवर्क्स होते हैं यानी पटाखे होते हैं, जब वे आसमान में फोड़े जाते हैं तो उनमें से निकलने वाली जो अलग अलग तरह की लाइटें होती हैं वे कैसे आती हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक चमक होती है यानी कि एक विशेष चमक होती है? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि मेटल्स जब जलाए जाते हैं तो वो एक विशेष रंग की ज्वाला यानी कि टिपिकल फ्लेम के साथ जलते हैं? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ एक एक्टिविटी करिए और उसको ध्यान से देखिए और अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। आइए एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ये देखते हैं इस एक्टिविटी में हमने किन किन पदार्थों को यूज किया है। देखिए, सबसे पहले हमने एक बर्नर लिया है, दिखाई दे रहा है आपको, एक चाइना डिश, इसके नीचे वायर गेज लगी हुई है सेफ्टी पर्पज के लिए, दो बीकर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बीकर में वाटर है और एक बीकर एम्प्टी है। इस तरह से हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया है, दिखाई दे रहा है, और इस मैग्नीशियम रिबन को एक टंग से पकड़ा हुआ है सेफ्टी पर्पज के लिए। सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। आइए इन सभी सवालों के जो आपको बताए गए हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने मैग्नीशियम रिबन को एक तरफ से टंग से पकड़ा हुआ है और दूसरे सिरे को अब मैं गर्म करना शुरू कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन का एक सिरा जो है हमने फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो गया है। अब आप ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम रिबन एक व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। ये एक मैग्नीशियम की कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम है, यानी मैग्नीशियम सफेद रंग की ज्वाला के साथ जलता है। इस तरह से और भी बहुत सी धातुओं को जब आप जलाते हो तो वो एक विशेष रंग के साथ जलती हैं। जैसे सोडियम को अगर हम जलाते तो वो येलो कलर की फ्लेम के साथ जलता, अगर मैं कॉपर को जलाता तो वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता। इसकी जगह अगर मैंने आयरन को लिया होता तो वो ब्राउन कलर की फ्लेम के साथ जल रहा होता। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी जल गया। बाकी जो धातुएं होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। अब आप ध्यान से देख रहे हैं एक व्हाइट कलर का पाउडर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पाउडर बन रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। देखिए, ऊपर जो हिस्सा जलता जा रहा है उसको छोड़ के आप नीचे की तरफ ध्यान से देखें तो एक आपको सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी चाइना डिश में रखने वाला हूं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, आइए रिएक्शन में बने मैग्नीशियम ऑक्साइड की जांच करते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में जो ये व्हाइट पाउडर बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। सबसे पहली बात जो समझ में आई, इस रिएक्शन के दौरान व्हाइट फ्लेम निकल रही थी, सफेद रंग की ज्वाला, यानी कि कुछ हीट निकल रही थी। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। ये एक केमिकल प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि कुछ नया बना है। ये पाउडर शुरू में नहीं था, शुरू में मैग्नीशियम रिबन था और ऑक्सीजन गैस ली थी हमने। इसके अलावा ये प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है, मतलब कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट थे अब उनको हम वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ बना है ये वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर नहीं बदलने वाला। इसके अलावा आपको और क्या समझ आता है कि ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। कैसे? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो यहां से आपने क्या क्या समझ लिया? एक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ में आ गई। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये, क्योंकि दो रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले और एक प्रोडक्ट बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। इरिवर्सिबल भी है। इसके अलावा आपने केमिकल प्रोसेस भी देख लिया। आइए अब ये जांच करते हैं कि ये वाला जो ऑक्साइड है ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाते हैं। इस ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं
ताकि इसका एक जलीय विलयन तैयार हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है वो सिर्फ उसके जलीय विलयन में ही पता लगता है, क्योंकि जलीय विलयन के अंदर वो अपने आयन बनाता है और उसी से हमें यह पता लगता है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आई बात? अगर आप प्योर ले लेते हो, मतलब इसका जलीय विलयन नहीं बनाओगे, तो आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये पदार्थ कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ये हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि ड्राई HCl जो होता है वो लिटमस टेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि ड्राई सब्सटेंस के अंदर आयन नहीं होते। अब जैसे ही जलीय विलयन तैयार हो गया, इसके अंदर आयन बने हैं और आयन बनने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अब टेस्ट देगा। इसके लिए हमने एक इंडिकेटर यूज किया है, उसको आपने कहां पढ़ा था? सेकंड यूनिट में, कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ये बताएं कि कोई दिया हुआ विलयन एसिडिक है या बेसिक है और अपना रंग बदल लें, वे पदार्थ इंडिकेटर कहलाते हैं। हमने जो इंडिकेटर लिया है वो है फिनोल्फथलीन। इसकी जब बूंदें कुछ इसके अंदर डालेंगे तो आप इसके रंग में परिवर्तन देखोगे। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है उसकी खास बात यह होती है कि वो शुरुआत में कलरलेस होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और जब इसको हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी अम्लीय माध्यम में डालते हैं, तो वो कलरलेस ही रहता है, यानी रंगहीन रहेगा। और अगर उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो है पिंक हो जाता है। तो ध्यान से देखिए अब इसके रंग में क्या बदलाव आने वाला है। अब आपको इस ड्रॉपर के अंदर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है जो कि कलरलेस है। दिख रहा है ध्यान से? अब मैं इसको इस विलयन के अंदर डालने वाला हूं और आप जो बदलाव हो उसको आप आसानी से देख पाएंगे। कैसा रंग आया? पिंक। पिंक कलर क्या प्रूव कर रहा है कि जो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन था वो कैसा है? अक्षारीय है, यानी कि बेसिक है। देख पा रहे हैं पिंक कलर को आप साफ? तो यहां से हमने ये भी सीख लिया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। यहां से आपको दो धातुएं दिखाई दे रही हैं, एक मैग्नीशियम और एक आयरन। मैग्नीशियम जो धातु है वो आपको बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही है, व्हाइट दिखाई दे रही है, जबकि आयरन जो है वो थोड़ा डल है। इसके पीछे क्या रीजन है? आयरन एयर में प्रेजेंट, हवा में उपस्थित गैसों के कारण ऑक्सीडाइज हो गया और अपने ऊपर एक लेयर बना ली उसने अपने ऑक्साइड की। मैग्नीशियम भी इसी तरह अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो कि व्हाइट कलर की होती है। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमार्क से क्यों रगड़ा जाए। इसका जवाब यह है कि यदि हम उसको नहीं रगड़ेंगे, किससे? सैंड पेपर से, रेगमार्क के टुकड़े से। दिखाई दे रहा है आपको? सैंड पेपर से अगर आप उसको नहीं रगड़ते हो तो वो जलने में बाधा पैदा करेगी। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। दोबारा सुनिए, यदि आप मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क के टुकड़े से नहीं रगड़ते हो तो वो जो लेयर बनी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो जलने में बाधा पैदा करेगी, हिंड्रेंस पैदा करेगी। इसलिए आसानी से मैग्नीशियम जले, हम उसको रेगमार्क के टुकड़े से रगड़ते हैं। एक और सवाल, क्या कि एंटा एसिड क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे स्टमक में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी उन पदार्थों को मैं ये कहूं वो बेस होते हैं, क्योंकि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस। दोबारा सुनिए, ऐसे पदार्थ जो स्टमक में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रलाइज कर दें, उन बेसिक पदार्थों को एंटा एसिड कहते हैं। तो यहां यह बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, आपने उसमें जब जल मिलाया तो धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह आपने पढ़ लिया था। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एंटा एसिड के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, परंतु ये सब डॉक्टर की सलाह से यूज करने वाली बातें हैं। हम डायरेक्ट बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट हमारे शरीर में नहीं लेते। सिर्फ ये समझने की बात है यहां पे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है, इस वजह से वो एक एंटा एसिड का एग्जाम्पल भी है। तो आज की इस एक्टिविटी से आपने क्या क्या सीख लिया? दोबारा सुनिए। पहली चीज आपने सीखी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शनें क्या होती हैं। दूसरा, कॉम्बिनेशन रिएक्शनें सीखा। तीसरा, आपने सीखा इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, यानी अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आपने कोरोजन के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा एंटा एसिड क्या होते हैं। आपने यह भी सीखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा आपने ये सीखा कि धातुओं की एक चमक होती है, और यह भी सीखा कि जब धातुओं को जलाया जाता है तो वो एक स्पेशल कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं।
आपने ये सब चीजें आज की इस एक्टिविटी से सीख ली हैं। आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई दिया हुआ पदार्थ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हिंदी में कहें तो चालक है या कुचालक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से करंट को जाने देते हैं और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से करंट को नहीं जाने देते। हमने इसके लिए क्या किया है, दो कॉपर प्लेट ली हैं, एक ये है और एक नीचे दिखाई दे रही है। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है और एक एलईडी बल्ब लगाया है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है एलईडी बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। दिखाई दे रहा है आपको। आइए अब इस गैप के बीच में बहुत सारे पदार्थों को रख के देखते हैं। यदि वो कंडक्टर हुए तो बल्ब ग्लो करेगा, यदि वो इंसुलेटर हुए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। शुरुआत करते हैं अपने शरीर से। क्या हमारा शरीर कंडक्टर है या नहीं है, आइए चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं अपनी उंगली इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं। जैसे ही मैं उंगली इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं तो बल्ब को आप ध्यान से देखना, क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो हो रहा है। क्या प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, यानी हमारा शरीर कैसा है, चालक है। ठीक है, आइए कुछ अन्य पदार्थों के साथ भी ऐसा करके देखते हैं। आपको एक कांच की स्लैब दिखाई दे रही है। हमें यह पता करना है कि कांच की यह स्लैब कंडक्टर है या इंसुलेटर है। देखिए मैंने कॉपर की प्लेट इसको जब टच कराई तो बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या प्रूव हुआ कि कांच विद्युत का कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर है। अब आपको एक लकड़ी दिखाई दे रही है। लकड़ी को जब रखने के बाद मैं इन दोनों प्लेटों को आपस में मिलाने की कोशिश करता हूं तो जब लकड़ी इनके बीच में होती है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। आपने ग्रेफाइट रोड के बारे में सुना होगा, ठीक है। आइए पता करते हैं कि ग्रेफाइट की रोड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जब मैं ग्रेफाइट की रोड को इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि बल्ब ग्लो हुआ है। इट मीन्स कि ग्रेफाइट कंडक्टर है। पर यह ना भूलें कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन का एक रूप है। नॉन मेटल होने के साथ ये कंडक्टर, इकलौता नॉन मेटल जो कंडक्टर है, ये याद रखना है। वैसे तो आप क्या कहोगे कि नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, पर ग्रेफाइट क्या होता है, इकलौता नॉन मेटल है जो क्या है, कंडक्टर है। ये कहां से लाया हूं मैं, ये पेंसिल का जो लिखने वाला हिस्सा है वहां से मैंने इसको निकाला है। आइए कुछ और पदार्थों को चेक करते हैं। ये एक सोने की अंगूठी है। आइए इसको चेक करते हैं, क्या सोना कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्या दिखाई दे रहा है, बल्ब ग्लो हुआ। इट मींस सोना क्या है, धातु है, और धातुएं क्या होती हैं, कंडक्टर। पर एक ऐसी धातु भी है जो कंडक्टर नहीं है, नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप अब आपको एक लोहे की कील दिखाई दे रही है जिसे आप इंग्लिश में नेल कहते हो, और जब इसको रखते हैं और दोनों प्लेटों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो बल्ब ग्लो हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच रखी कील सुचालक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट होने के बाद एलईडी बल्ब ग्लो हुआ है। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि लोहे की कील क्या है, सुचालक। लोहा क्या है, धातु है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, पर सभी नहीं होती। कौन सी धातु कुचालक है, लेड। आइए एक प्लायर को चेक करते हैं, क्या वो कुचालक है या सुचालक। देखिए दो कॉपर प्लेटों के बीच में हमने प्लायर के अगले सिरे को रखा है जो कि धातु का बना होता है। जैसे ही इसको सिरे को इन दोनों के बीच में रखते हैं और इनके टच करते हैं तो एलईडी ग्लो होती है। सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब प्लायर का अगला जो सिरा है वो धातु का बना है और धातुएं क्या है, चालक है। अब प्लायर के सिरे को बदल के देखते हैं। अब प्लायर का जो पिछला सिरा है हमने वो रखा है, और जैसे ही इस प्लेट को यहां पे टच कराते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एलईडी नहीं जला। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि प्लायर का जो पिछला सिरा है उसके ऊपर कोई ऐसी परत चढ़ी हुई है जिससे करंट नहीं लगता। ठीक है, तो जो मिस्त्री होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का काम करने वाले होते हैं, वो इसीलिए इसके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाते हैं ताकि उनको करंट ना लगे। आइए कुछ और पदार्थों को चेक करते हैं। आपको एक सिक्का दिखाई दे रहा होगा, कॉइन। आइए चेक करते हैं ये मेटल का है या नॉन मेटल का है। जैसे ही कॉइन को रख के हम दोनों प्लेटों को मिलाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हुआ, एलईडी ग्लो हुआ, मतलब कॉइन क्या है, कंडक्टर। यानी कॉइन किसका बना हुआ है, मेटल का। आगे बात समझ में, आगे देखिए।
ये एक स्केच पेन है जिसको मैं लिखने के लिए यूज करता हूं। आइए इसे चेक करते हैं क्या ये कंडक्टर है या नहीं है। देखिए, जैसे ही इसको दो प्लेटों के बीच में रखे दोनों प्लेटों को मिलाते हैं तो बल्ब नहीं ग्लो होता। इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये कैसा है, इंसुलेटर। तो आपको कॉपर की एक प्लेट दिखाई दे रही है, आइए पता करें क्या कॉपर कंडक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि जब कॉपर की प्लेट को इनके बीच में रखते हैं तो बल्ब ग्लो हुआ, यानी कॉपर एक धातु है जो कि क्या है, कंडक्टर है। आइए कुछ और पदार्थों को में आपने क्या देखा कि कुछ पदार्थ कंडक्टर हैं और कुछ पदार्थ क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इस तरह आप किसी भी पदार्थ को इस गैप में रख के यह चेक करके बता सकते हो कि वह दिया हुआ पदार्थ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। वीडियो में जो चीजें आपको दिखाई गई इसके अलावा भी आप किसी पदार्थ को चेक करके बता सकते हो। प्यारे बच्चों, नीला दिखने वाला यह पदार्थ कॉपर सल्फेट का लवण है और हल्का हरा दिखने वाला यह पदार्थ आयरन सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 के फॉर्मूले से लिखते हो और आयरन सल्फेट को आप FeSO4 के फॉर्मूले से लिखते हो। अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ और लवण दिखाई दे रहे हैं जिनमें से कुछ रंगीन हैं और कुछ सफेद रंग के हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और कम से कम 2 ऐसे लवणों के नाम बताएं जो आपने देखे हैं और उनका क्या रंग है ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। अब मैं इस नीले दिखने वाले लवण से कुछ लवण का हिस्सा लेता हूं और इसे एक स्टैंड में लगी हुई टेस्ट ट्यूब में रख देता हूं। दिखाई दे रहा है? अब मैं इस टेस्ट ट्यूब में रखे इस लवण को बर्नर की सहायता से गर्म करता हूं। आप इसमें होने वाले बदलावों को बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि आप देखेंगे। आइए देखते हैं गर्म करने पर इस लवण के अंदर क्या बदलाव आता है। जैसे ही हम लवण को गर्म करना शुरू करते हैं, आप बड़ा ध्यान से और बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व करें कि क्या बदलाव हो रहा है। जो नीले दिखने वाला लवण था, अब उसके अंदर कुछ हिस्सा सफेद दिखाई देने लगा है। आप इसे टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब में कुछ जलवाष्प भी दिखाई देने लगे होंगे। आप बड़ा ध्यान से देखें तो यहां आपको जलवाष्प बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जलवाष्प मैंने इसके ऊपर एक कॉर्क को उल्टा करके रखा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देने लग जाएंगे। मैं इनको काफी नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो कॉर्क इसके ऊपर रखा था, अब आप इस पे बने जलवाष्प को बड़ा बारीकी से देख सकते हैं। ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा कि कॉर्क गीला हो गया है। ये जलवाष्प कहां से आए हैं? ये जलवाष्प वास्तव में इस कॉपर सल्फेट के लवण से आए हैं। यानी कि हमें जो शुरू में लवण दिखाई दे रहा था ये वाला, इसमें कुछ जल के अणु भी उपस्थित हैं। इस प्रकार यदि किसी लवण के साथ कोई जल का अणु उपस्थित है तो उस जल के अणु को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, दोबारा सुनिए, किसी लवण के साथ उपस्थित जल के अणुओं को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। परिभाषा के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो सही बात सुनिए ध्यान से। किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, यानी ऐसा नहीं है कि जल के कितने भी अणु होंगे, ये एक निश्चित संख्या है जो लवण दर लवण अलग होती है। आपको जो कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 5 जल के अणु हैं, यानी इसका सही फॉर्मूला क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। अब आप दोबारा टेस्ट ट्यूब की तरफ देखिए। आपको जो नीला दिखने वाला लवण था वो बिल्कुल सफेद दिखाई देने लगा है। कुछ हिस्सा अभी भी नीला दिख रहा है, परंतु ज्यादातर हिस्सा सफेद हो चुका है। यानी इस कॉपर सल्फेट में से जो जल के अणु थे, जिसे आप क्या कहते हो? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ रहे हैं। यानी इसमें जो नीला रंग था वो किसकी वजह से था? उस जल के अणुओं की वजह से। जल के अणु वाष्प बन के निकल गए तो पीछे बचा हुआ जो कॉपर सल्फेट है वो अब सफेद रंग का हो गया है। इस प्रकार बहुत से लवण होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक लवण में ये जल के अणु होने चाहिए।
कुछ लवण ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नहीं होता है, परंतु जिन लवणों में जिनके अंदर ये उपस्थित होता है, गर्म करने पर इसकी संख्या बदल भी सकती है। जैसे अभी बदली हुई है, 5 जल के अणु यहां से निकल गए। तो यहां से हम दो बातें बड़ी बारीकी से और अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहली बात, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि शुरू में जब आपने अभिकारक लिए तब उनका रंग नीला था, परंतु जैसे अभिक्रिया हुई है, गर्म करने पर क्या हुआ है, उसके रंग में बदलाव हो गया। तो किसी ऐसे परिवर्तन में जिसमें रंग में बदलाव आ जाए, उसे हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। दूसरी बात, पानी बनकर क्यों उड़ गया इसमें से जल? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल था, जो कॉपर सल्फेट का ये वाला क्रिस्टल था, जल के अणु इसके साथ लूजली बॉन्डेड थे, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या बहुत मजबूत आबंध जल और इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के बीच में नहीं था, जो कि गर्म करने से क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यदि मैं शुरुआत में 500 ग्राम ब्लू रंग का कॉपर सल्फेट लेके गर्म करूं, तो मैं इस सफेद बने पाउडर का अगर वेट करूंगा, यानी ये मैंने शुरुआत में अभिकारक कितना लिया था, 500 ग्राम, और अब मैं इस सफेद पाउडर को बाहर निकाल लूं और इसका वेट करूं, तो मुझे ये केवल 300 ग्राम या 350 ग्राम मिलने वाला है। ये वेट में जो कमी हुई है, ये भार में जो कमी आई है, ये किसकी वजह से आई है? कुछ जल की बूंदें यहां उपस्थित थी, वो वाष्प बन के उड़ गई, यानी कि ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर भार में कमी आई है, और जो कमी आई है वो जल के अणुओं की वजह से आई है। तो आपको जो वाष्प यहां दिखाई दे रहे थे, वो वास्तव में इस क्रिस्टल के अंदर उपस्थित थे और वहां से आए थे। अब एक बात और समझिए, यहां से दो तरह के लवण आप समझ सकते हो। कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनके अंदर जल उपस्थित होता है, उन्हें हम आर्द्र लवण या वेट सॉल्ट कहते हैं। इसके अन्य एग्जाम्पल क्या क्या हैं? देखिए, सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 जल के अणु होते हैं, कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 जल के अणु होते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 जिसमें 7 जल के अणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो जल के साथ लवण होते हैं, यानी वे लवण जिनमें जल उपस्थित होता है, उन्हें आर्द्र यानी कि वेट सॉल्ट कहा जाता है। परंतु जब मैं उनको गर्म कर देता हूं, वहां से जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, पीछे बचा जो लवण है वो सूखा लवण कहलाता है, ड्राई साल्ट आप उसे कह सकते हो, और कुछ जगह आप बुक्स में उसे एनहाइड्रस रूप में भी पा सकते हो। यानी कोई आपसे पूछे कि एनहाइड्रस साल्ट क्या होता है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए, वह लवण जिसमें से सारी जल की बूंदें निकल गई हैं, सारी जल की बूंदें, जो जल उसमें उपस्थित था वो सारा अगर निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस, ड्राई या सूखा लवण भी उसे आप कह सकते हो। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब को यहां से हटाकर, यानी स्टैंड से हटाकर, आपके इसके अंदर कुछ जल की बूंदें डालने वाला हूं। तब आप इसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। आइए इसको यहां से हटाकर इसमें कुछ जल की बूंदें डालते हैं। देखिए, अब मैंने इस टेस्ट ट्यूब को उस स्टैंड से हटा लिया है। ठीक है, अब आप इसकी बॉटम पे यानी तली पे सफेद रंग के पदार्थ को देख सकते हो। यह सफेद रंग का पदार्थ सूखा लवण है। किसका? कॉपर सल्फेट का, जिसे आप एनहाइड्रस या ड्राई भी कह सकते हो। यानी कि कुछ लवण ऐसे हैं जिनमें जल होता है, यदि जल उनके साथ है तो वे कैसे हैं? वेट सॉल्ट। और ये कैसा है? अभी जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है ये कैसा है? ड्राई साल्ट। आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये जो लवण नीचे दिख रहा है ये नीले रंग का, इसमें जल है, तो ये कैसा है? वेट। और अगर इसमें जल नहीं है, जो ऊपर सफेद दिखाई दे रहा है, ये कैसा साल्ट है या कैसा लवण है? ड्राई। अब मैं इस ड्राई साल्ट में, जिसमें जल नहीं है, कुछ जल की बूंदें मिलाता हूं। आप इसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे और ध्यान से आपको उसे देखना है। देखिए, जैसे जैसे जल की बूंदें जा रही हैं ये फिर से नीला हो गया। दिखाई दिया? कैसा हो गया? फिर से नीला हो गया। यानी यहां होने वाला परिवर्तन कैसा है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल भी आप इसे कह सकते हो। कैसे? शुरुआत में आपका क्रिस्टल कैसा था? नीले रंग का था। गर्म किया तो क्या अभिक्रिया हुई? इसमें से जल निकल गया। परंतु जब मैंने वापस जल मिलाया तो मुझे वही अभिकारक मिल गए जो शुरू में थे।
इस प्रकार ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदलकर वापस उत्पाद जो है अभिकारक में बदल जाए, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद वापस अभिकारकों में बदल जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल भी है। आ जाएगी बात समझ में? तो आज के इस एक्टिविटी से आपने क्या क्या सीखा? पहली बात कि कुछ लवण होते हैं जिनमें जल उपस्थित होता है, उनको वेट सॉल्ट कहते हैं। दूसरी बात क्या सीखी? ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। कैसे? क्योंकि इसमें रंग में बदलाव हुआ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रंग में बदलाव होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी बात आपने क्या सीखी कि ड्राई सॉल्ट क्या होते हैं? वे साल्ट जिनमें जल ना हो। जब ये सफेद रंग का पाउडर था तब इसे हम क्या कह सकते थे? ड्राई सॉल्ट, क्योंकि सारे का सारा जल वाष्प बनकर उड़ गया था। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। कैसे? क्योंकि इसमें बने पदार्थ जो उत्पाद हैं वो वापस अभिकारकों में बदल जाते हैं। आ जाएगी बात समझ में? यहां से अब आप एक और बात सीखिए कि जो लवण होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहली बात सुनिए, इफ्लोरेसेंट। क्या होते हैं? इफ्लोरेसेंट टाइप के लवण। वे लवण जो गर्म करने पर 1, 2 या सारे अणु छोड़ दें, यानी जितने अणु उनमें उपस्थित हैं उन सब को गर्म करने पर छोड़ दें, वे सभी क्या कहलाते हैं? इफ्लोरेसेंट लवण। अगली बात समझ में? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट, ये किस टाइप का लवण है? इफ्लोरेसेंट टाइप का। दूसरा सुनिए, डेलिक्यूसेंट। दूसरा क्या नाम है? डेलिक्यूसेंट। वे लवण जो वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लें और अपनी आकृति बदल लें, यानी अपनी स्ट्रक्चर बदल लें, उनको कहते हैं डेलिक्यूसेंट। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके क्या है? अपनी से बदल लेता है, यानी ठोस से द्रव हो जाता है। तो ऐसे लवण डेलिक्यूसेंट कहलाएंगे। तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक। वे लवण जो नमी तो अवशोषित करते हैं परंतु अपनी आकृति नहीं बदलते, उनको कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वे लवण हैं जो नमी अवशोषित करके अपनी आकृति नहीं बदलते, जैसे सामान्य नमक NaCl।